गुड मॉर्निंग। मैं गंगाधर बाकर आपका हमारे YouTube चैनल जीबी क्लासेस पर सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, हमने कल नोटिफिकेशन डाला था, एक ग्रुप बनाया था रीट एंड पटवार। आज से हम उनके बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को मैथ्स, जिससे हर विद्यार्थी भय मानता है कि मैथ्स कैसा होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे सोल्व करेंगे, हमें आता नहीं। देखिए, आप लोगों का वह निकल जाएगा, इतना आसान और सरल ट्रिक को द्वारा आपको समझाया जाएगा। तो हमारा चैनल जो पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका समझ में आए तो उन्हें शेयर भी कर दीजिए। आज हम रीट और पटवार का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चले हैं, जिनमें से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सबसे पहले देखो, आकृतियां हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं 2D आकृति और एक को बोलते हैं हम 3D आकृति। 2D आकृति का मतलब होता है द्विविमीय आकृतियां, इनकी दो ही विमाएं होती है। कितनी विमाएं होती है? 2 विमाएं होती है, उन्हें हम बोलते हैं 2D आकृतियां। और 3D आकृतियां बोलते हैं जिनकी 3 विमाएं होती है, त्रिविमीय, जिनकी 3 विमा हो, वो होती है आपकी 3D आकृतियां। 2 विमाओं का अर्थ होता है लंबाई और चौड़ाई, 2 विमा आपको दी हुई होती है। और 3 विमाओं का अर्थ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों दी हुई हो, वो क्या होती है? आपकी त्रिविमीय आकृतियां होती है। जो आकृतियां त्रिविमीय होती है उनका क्या होता है? आयतन होता है। और द्विविमीय आकृतियों का केवल क्षेत्रफल होता है। त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन दोनों होता है। इनका केवल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है और इनका क्षेत्रफल व आयतन दोनों होता है। क्षेत्रफल व आयतन। अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, कुछ द्विविमीय आकृतियों के उदाहरण पढ़ेंगे, फिर हम त्रिविमीय आकृतियां स्टार्ट करेंगे। तो द्विविमीय आकृतियों में सबसे पहले हम बात करते हैं आयत की। किसकी बात करते हैं? आयत की। देखो, ये हमारे पास एक आयत है, ये आयत की लंबाई है, ये आयत की क्या है? चौड़ाई है। आयत की लंबाई है, आयत की चौड़ाई है। हमारे पास 2 विमाएं, लंबाई और चौड़ाई। सबसे पहले देखो, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का परिमाप, परिमाप का अर्थ होता है चारों भुजाओं का योग, या फिर जिस आकृति की जितनी भुजाएं होती है उन भुजाओं का योग। देखो, आयत का परिमाप लंबाई, चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, 4 बार है ना। लंबाई ये, लंबाई ये हमारे पास सेम होगी। ये क्या है? चौड़ाई। तो इसके साथ देखो, 2 लंबाई हुई और 2 ही चौड़ाई हुई, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या आया? लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो ये रख लेना, वरना फिर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है? आयत का परिमाप होता है। और याद रखना, इसकी विमा क्या होती है? इसकी देखो, जो इकाई लगाएंगे वो सेंटीमीटर मीटर लगाएंगे। सिर्फ क्या लगाएंगे? इकाई शब्द काम में लेंगे, यानी यूनिट, इकाई। ठीक है। इसके बाद आता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और इसकी इकाई होती है यूनिट स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर। ये तो था आपका आयत से संबंधित भाग। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सबसे पहले देखो, वर्ग का परिमाप।
कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं, a प्लस a प्लस a प्लस a। हमने वर्ग की भुजा को क्या माना? a माना, तो क्या हो जाएगा? 4a या 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा भी लिख सकते हो आप, 4 गुना भुजा। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, या फिर भुजा के स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो a की स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अब बात करते हैं इनके विकर्ण की। सबसे पहले देखो आयत का विकर्ण। ये आयत का क्या है? विकर्ण। आयत का विकर्ण अगर हम निकाल रहे हैं तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, आयत का विकर्ण लिख लीजिए √l की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। और अगर बात करें वर्ग के विकर्ण की तो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a। ये हमने क्या किया? आयत और वर्ग यानी दो 2D आकृतियों के बारे में समझा। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। आयत और वर्ग से संबंधित टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ग से संबंधित बातें सीखेंगे। देखो वर्ग, वर्त होता क्या है? देखो समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ जो एक बिंदु से हमेशा समान दूरी पर होता है, वर्त कहलाता है। देखो ये वर्त है हमारे पास, बिंदुओं का एक जो ये बिंदु पथ है इसको हम क्या कहते हैं? वर्त की परिधि कहते हैं। एक बिंदु से हमेशा क्या होता है? समान दूरी पर स्थित होता है। और एक बिंदु, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। ये क्या हमारे पास? O है, केंद्र। अब देखो अगर बात आए वर्त की त्रिज्या की तो देखो वर्त के केंद्र को परिधि के किसी एक बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। केंद्र को वर्त की परिधि के एक बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाता है। और दूसरी बात देखो वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाला एक ऐसा रेखाखंड जो वर्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाता है, क्या कहलाता है? वर्त का व्यास कहलाता है। त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, व्यास को हम d से लिखते हैं। r का मतलब रेडियस होता है और d का मतलब डायमीटर होता है। इसके बाद देखो वर्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदन रेखा कहलाती है। छेदन रेखा या फिर छेदक रेखा भी बोलते हैं हम इसको, छेदन रेखा। वर्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती है। देखो दो बिंदुओं को आपस में मिला रहा है वर्त की जीवा, केंद्र से होकर के गुजर रहा है तो व्यास। और वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होता है। याद रखना, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? व्यास। अब देखो वर्त से संबंधित पार्ट, इसके फॉर्मूले। सबसे पहले बात करेंगे वर्त की परिधि। परिधि देखो इसका परिमाप भी होता है। बाकी आकृतियों के लिए हम परिमाप शब्द काम में लेते हैं और वर्त के लिए क्या लेते हैं? परिधि शब्द काम में लेते हैं। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई r। 2 पाई r। पाई का मान क्वेश्चन में अगर आपको 22/7 दिया हुआ मिले या 3.14 दिया हुआ मिले तो वही रखोगे। अगर नहीं दिया हुआ मिले तो आप 22/7 ही प्रयोग में लोगे। r यहाँ पे त्रिज्या है। फिर देखो इसका क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। इसके बाद फिर आता है अर्धवर्त। क्या आता है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त देखो ये आधा वर्त है हमारे पास। ये वर्त का केंद्र है, त्रिज्या कितनी है? r। ये भी साइड वाली त्रिज्या इसकी r। ये परिधि का आधा हिस्सा है। तो सबसे पहले देखो अर्धवर्त की अगर हम परिधि ज्ञात करेंगे तो क्या होगी? 2 पाई r संपूर्ण की होती है, हमारे पास आधा है तो क्या होगा? पाई r।
पाई आर में कौन सा हिस्सा आएगा, सिर्फ ये पार्ट आएगा हमारे पास, इतना है। आर त्रिज्या ये हो गई, आर त्रिज्या ये हुई, तो आर और आर कितनी हो गई, 2r। इसके बाद वर्त के बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त का क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आएगा सेकेंद्रीय वर्त। सेकेंद्रीय वर्त क्या होता है, ऐसे वर्त, ऐसे दो या दो से अधिक वर्त जिनका केंद्र एक ही हो, एक ही केंद्र हो। यानी हमारे पास ये क्या है कि सेकेंद्रीय वर्त है। ये छोटे वर्त की त्रिज्या है, ये बड़े वर्त की त्रिज्या है। बड़े वर्त की त्रिज्या को मैंने r1 माना, छोटे वर्त की त्रिज्या को r2 माना। अब देखो हमें क्या करना है, इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वलय का, दो सेकेंद्रीय वर्तों के मध्य की वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस पार्ट का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बड़े वर्त का हो जाएगा पाई r1 के स्क्वायर, फिर दूसरे वर्त का ज्ञात करेंगे तो पाई r2 के स्क्वायर। बड़े वर्त में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या बचा, r1 की स्क्वायर माइनस r2 की स्क्वायर। इससे आपका क्या हो जाएगा, दो सेकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे 3D आकृतियां। अब 3D आकृतियों में ये चीजें काम में आएगी, इसीलिए मैंने आपको वर्त, आयत, वर्ग और अर्धवर्त के बारे में समझाया। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें 3D आकृति घनाभ की। किसकी बात कर रहे हैं, घनाभ की। घनाभ, घनाभ से संबंधित देखो, घनाभ में क्या होता है, 6 आयत मिलकर के क्या बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, घनाभ। ये हमारे पास 6 आयत हो जाएंगे, 3, 4, 5 और 6 आयत हो गए। अब देखो ये हमारे पास घनाभ की लंबाई है, ये घनाभ की चौड़ाई है और ये घनाभ की ऊंचाई है। L का मतलब लेंथ, B का ब्रेथ और H का हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सबसे पहले देखो घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं और कितने किनारे होते हैं, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी हमारे पास याद रखना, फलक होते हैं 6 और किनारे होते हैं 12। किनारे कितने होते हैं, 12। अब देखो घनाभ का क्या निकाल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का अगर क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए तो क्या लिखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। 2 गुणा, हिंदी में लिख देता हूं, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको आप शॉर्टकट याद रखना चाहते हो तो एक ट्रिक से याद रख सकते हो, लखो चौधरी चोखो ऊंट उधार लियो। लखो चौधरी चोखो ऊंट उधार लियो। लेगो लंबाई, चौधरी को तो 4 शब्द काम में लेंगे क्या हो जाएगा, चौधरी। चोखे का 4 शब्द काम में लेंगे तो चौड़ाई, और ऊंट का ऊ शब्द काम में लेंगे तो ऊंचाई, और फिर उधार का ऊ शब्द काम में लेंगे तो ऊंचाई, और ले का मतलब है लंबाई। अब देखो उधार लेकर आया तो कुछ ब्याज लगेगा, कितने रुपए ब्याज के हिसाब से लेके आया, 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से लेके आया तो 2 वैसे याद रह जाएगा। तो 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, या 2LB प्लस BH प्लस HL। याद रखना, एक बात बता दी जाती है आपको, यदि कहीं क्षेत्रफल शब्द काम में लेंगे तो यूनिट स्क्वायर लगेगा, इकाई स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, मीटर स्क्वायर लगेगा। अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन में लगेगी यूनिट क्यूब।
क्या लगेगी, यूनिट क्यूब यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब यानी घन इकाई लगेगी, और इसमें वर्ग इकाई लगेगी क्षेत्रफल में। हो गया क्लियर। अब देखो इसके बाद घनाभ का क्या करते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर हमें क्वेश्चन कई बार ये दे देता है कि एक घनाभाकार कमरा है, उसके चारों दीवारों पर सफेदी करवाई जाती है, तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या कुल सफेदी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कभी भी आपको चारों दीवारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है आपका, आयत का परिमाप होता है, और परिमाप को किससे गुणा कर रहे हैं, ऊंचाई से गुणा कर रहे हैं। जब भी परिमाप को ऊंचाई से गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या निकलेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलेगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप। इसके बाद फिर बात करते हैं हम घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण के बारे में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, आपको ये बोल देगा कि एक घनाभाकार कमरा 35 इंटू 22 इंटू 14 सेंटीमीटर का है, और इसके अंदर लंबी से लंबी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। लंबी से लंबी पूछेगा, छड़ पूछ लेगा, खंभा पूछ लेगा, पेन पूछ लेगा, पेंसिल पूछ लेगा बक्से के अंदर रखने के लिए, तो वो क्या होता है, विकर्ण होता है। बड़े से बड़ा हम क्या रख सकते हैं, इस प्रकार से रख सकते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक। तो ये क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है √L² + B² + H², यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर और संपूर्ण का रूट। इसके बाद देखिए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH। LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। इसके बाद हमारा घनाभ से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखिए घन। घनाभ किससे मिलकर के बना था, घनाभ आयत से मिलकर के बना था। कितने आयत थे, 6 आयत थे, और इसमें फलक होते हैं 6, किनारे होते हैं 12। घनाभ का संपूर्ण दोबारा लिख देता हूं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ की चारों दीवारों का पूछे तो परिमाप इंटू ऊंचाई, या 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। याद रखना घनाभ किससे मिलकर के बना था, आयत से, तो आयत के परिमाप को ऊंचाई से गुणा करेंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। इसके बाद बात करते हैं घनाभ के विकर्ण के। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इसके बाद आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हमें घन। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको लिख करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं घन। तो देखिए घन। घन में क्या होता है, जिस प्रकार से आयत था वो किससे मिलकर के बना था, आयत था वो आपका मिलकर के बना था, घनाभ था वो आपका आयत से मिलकर के बना था। बात कर रहे हैं घन की। घन किससे मिलकर के बनेगा, वर्ग से। ये हमारे पास कितने वर्ग मिलेंगे, यही वही बात है, सेम 6 वर्ग मिलकर के बनेंगे। याद रखना घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती है। यदि आपको 2 समान देते हो, तीसरी अलग देते तो भी क्या होगा, घनाभ होगा। तीनों ही अलग अलग हो तो क्या होगा, घनाभ होगा। यदि तीनों ही बराबर हो तो वो क्या होता है, आपका घन होता है। मैंने भुजा कितना माना है इसका, a, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी a। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं घन का संपूर्ण। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a की स्क्वायर, यानी 6 गुना भुजा की स्क्वायर। इसके बाद अगर हमें पूछे कि घन की चारों दीवारों का, किसका, चारों दीवारों का, तो चारों दीवारों का होता है 4a की स्क्वायर। देखो घन
किससे मिलके बना? वर्ग से। और वर्ग के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। और हमारे पास कितने पृष्ठ मिले? 4 दीवारें, 4 मिला तो 4 एक ही स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल याद रखो, उसको किससे गुणा कर दो? 4 से। तो क्या हो जाएगा? चारों दीवारों का 6 से गुणा कर देंगे तो 6 अक्षर शामिल होकर के टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है √3a। घन का विकर्ण क्या होता है? √3a। विकर्ण वही बात है, छड़ के बारे में पूछेगा या फिर किसी खंबे के बारे में पूछ लेगा तो वो क्या रखेंगे? इस कोने से इस कोने में रखेंगे या फिर इस प्रकार से रख सकते हैं। वो क्या होता है? घन का विकर्ण। इसके बाद कर रहे हैं घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब यानी ए की क्यूब। ये था आपका घन से संबंधित टॉपिक। अब बात करेंगे बेलन की। किसकी बात कर रहे हैं? बेलन की। तो देखिए बेलन बेलन में क्या होता है? दो तो वर्त जुड़े होते हैं, ऊपरी सिरे पर और नीचे वाले सिरे पर। बीच का भाग होता है वक्राकार। ये हमारे पास बेलन। इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? r। ये त्रिज्या होती है। ये क्या होती है? ऊंचाई। ये हमारे पास क्या है? त्रिज्या। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, कई बार क्या बोलते हैं? एक लंबवर्तीय बेलन, कई बार डायरेक्ट बोल देता है बेलन। लंबवर्तीय और बेलन, देखो डायरेक्ट बेलन बोला है तो भी वो बेलन है, लंबवर्तीय बोल रहा है तो क्या है? बेलन खड़ा है, ठीक है। और डायरेक्ट बेलन बोल रहा है तो उसके अंदर क्या दिया है? इसमें ये नहीं पता कि बेलन खड़ा है या फिर वो क्षैतिज दिशा में पड़ा है। तो देखो सबसे पहले बेलन के बारे में पढ़ेंगे तो बेलन के दो होते हैं। सबसे पहले होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र क्या चीज होती है? देखो एक वर्त तो नीचे है और एक वर्त कहाँ है? ऊपर। इन दोनों पार्टों को हटा दो, सिर्फ बीच का ये हिस्सा है वो क्या आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब देखो 2πr किसका फॉर्मूला होता है? परिधि का, यानी परिधि को किससे गुणा करते हैं? हम ऊंचाई से गुणा करते हैं तो वो क्या आता है? हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। कई बार क्वेश्चन में कहा देता है कि एक वर्ग की परिधि 22 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे? पहले त्रिज्या निकालोगे, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी ना। तो क्या करो? परिधि को किससे गुणा कर दो? ऊंचाई से गुणा कर दो। ऊंचाई 4 दे रखी है, परिधि 22 है, 22 को 4 से गुणा करेंगे, 22 का 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया आपका? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं बेलन का संपूर्ण, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो संपूर्ण में क्या करेंगे? वक्र भाग भी आएगा और दोनों ये वर्त है वो भी आएंगे काम में। तो बेलन का संपूर्ण होता है 2πrh प्लस दो वर्त जुड़े हमारे पास, तो क्या गया? 2πr स्क्वायर। एक वर्त का πr स्क्वायर होता है और दो वर्तों का 2πr स्क्वायर। देखो इसीलिए मैंने आपको वर्त का पहले बताया था सूत्र टोटल। अब 2πr दोनों में से कॉमन आ रहा तो क्या हो गया? 2πr। यहाँ पे बचा h और यहाँ पे क्या बचा? r। याद आसानी से रह जाए 2πr r प्लस h भी इसको में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, देखो बेलन का आयतन। क्या कर रहे हैं? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? देखो πr स्क्वायर h होता है। πr स्क्वायर क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल। वर्त के क्षेत्रफल को यदि हम ऊंचाई से गुणा करते हैं, यानी क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। किसका क्षेत्रफल? वर्त का क्षेत्रफल। लिख देता हूं, लो वर्त का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो क्या आता है? बेलन का आयतन आता है। तो बेलन का आयतन कितना हो गया? वर्त का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। नेक्स्ट है हमारे पास है शंकु। शंकु में क्या दिया हुआ? देखो ये हमारे पास शंकु, ये नीचे का भाग है वो होता है आपका वर्त।
इसकी त्रिज्या कितनी है r। ये शंकु की क्या है ऊंचाई h। ये क्या हमारे पास तिर्यक लंबाई, ढालू लंबाई, तिरछे लंबाई या फिर तिर्यक ऊंचाई भी किताब में कई बार दिया हुआ मिल जाता है। सबसे पहले कई बार क्या दे देता है त्रिज्या दे देगा, ऊंचाई दे देगा, वक्र पृष्ठीय पूछ लेगा या फिर तिर्यक लंबाई पूछ लेगा। कई बार क्या दे देगा ये दोनों पार्ट दे देगा, ऊंचाई पूछ लेगा। कई बार ये दोनों देकर के क्या पूछ लेगा त्रिज्या। तो देखो ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण हो गया, क्या बन गया एक समकोण है, त्रिभुज बन गया। इनमें से किसी भी पार्ट को निकालने के लिए क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो शंकु में हम सबसे पहले निकाल रहे हैं तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई, जो कुछ भी नाम है वही होगा आपका l। रिप्रेजेंट किससे करें हम l से, तो √r की स्क्वायर प्लस h की स्क्वायर। अगर हमें निकालनी पड़ जाए त्रिज्या तो r बराबर क्या हो जाएगा √l की स्क्वायर माइनस r की स्क्वायर। अगर हमें निकालनी पड़ जाए ऊंचाई h तो क्या होगा √l की स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा भाई h की स्क्वायर और यहाँ पे आएगा r की स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई निकाल दें। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो देखो पाई आर एल होता है। वक्र होता क्या है, ये नीचे वाला जो वृत्त है ना इसको छोड़ करके बाकी का जो ऊपर का हिस्सा है वो आपका है वक्रमान। अगर पूछे शंकु का संपूर्ण तो देखो शंकु का संपूर्ण, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर एल, और नीचे वाला वर्त एक ही वर्त क्या हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आर कॉमन आ रही है तो पाई आर कॉमन ले लो एल प्लस का आर, एल प्लस का आर। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो पाई आर आर प्लस एल। ये हो गया शंकु का संपूर्ण। अब बात करते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन तो देखो बेलन का आयतन याद रखना, बेलन का आयतन क्या लिखवाया था पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया हमारा शंकु का भाग। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है भाई। इसके बाद हम करेंगे फिर छिन्नक। छिन्नक क्या होता है देखो छिन्नक जब शंकु को आधार के समांतर काट दिया जाता है। देखो ये हमारे पास क्या था शंकु था, ये आधार के समांतर यहां से काट दिया हमने, तो ये क्या बनेगा छिन्नक बन जाएगा इस प्रकार से। छिन्नक के उदाहरण बाल्टी, गिलास, कटोरी, ये सब क्या होते हैं छिन्नक के आकार के होते हैं। इनकी त्रिज्या देखो एक वर्त यहाँ पे तो ये हो जाएगी त्रिज्या आपकी r2, बड़े बड़े को हम त्रिज्या मान लेते हैं r1। ये आपके पास क्या है h है और ये आपकी क्या होती है l है। त्रिज्या की लंबाई क्या है l। सबसे पहले पढ़ेंगे छिन्नक पढ़ रहे हैं तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो उसका हमने लिखा था पाई आर एल, तो पाई आर के स्थान पे हमारे पास 2 आ गई तो r1 प्लस r2 इंटू एच, r1 प्लस r2 इंटू एल पाई आर एल। इसके बाद फिर बात करेंगे संपूर्ण की। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देखिए पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 की स्क्वायर प्लस r2 की स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपके पास l, लंबाई त्रिक लंबाई काम में ले लें, ये होगा आपके पास। नेक्स्ट हमें दे रखा है फिर इसका आयतन। क्या चीज है आयतन, तो आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h r1 की स्क्वायर प्लस r2 की स्क्वायर प्लस r1 r2। ये क्या होता है आयतन।
R1 याद याद रखना, R1 क्या होती है, बड़ी होती है, और R2 क्या होती है, छोटी होती है। त्रिज्या है R1 और R2, R1 बड़े वर्त की त्रिज्या, R2 छोटे वर्त की त्रिज्या। ये हमारे पास है छिन्नक पार्ट। याद रखना छिन्नक का जो वक्र होता है ये बीच का हिस्सा ही होता है, नीचे वाला वर्त व ऊपर वाला वर्त काम में नहीं लेंगे, संपूर्ण करेंगे तो दोनों वर्तों को काम में लेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है फिर गोला। गोले के लिए देखो फॉर्मूले, सबसे पहले गोला आकाश में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ जो एक बिंदु से हमेशा समान दूरी पर होता है, क्या कहलाता है, गोला कहलाता है। ये हमारे पास गोला, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r। तो देखो गोले का होता है संपूर्ण, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। एक वर्ग का होता है पाई r स्क्वायर, 4 वर्तों का निकाल लेंगे यानी 4 पाई r स्क्वायर, तो किसका देगा, 4 वर्तों का क्षेत्रफल एक गोले के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसके बाद आता है फिर गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। इसके बाद फिर आएगा अर्धगोला। अर्धगोला, देखो अर्धगोला ये होता है आपका अर्धगोला, ये त्रिज्या क्या है, r। अर्धगोला का सबसे पहले निकालेंगे वक्र पृष्ठीय। अर्धगोले का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और वक्र पृष्ठीय में हम क्या निकालेंगे, सिर्फ नीचे नीचे वाले पार्ट का निकालेंगे, ये जो ऊपर वाला वर्त है वो काम में नहीं लेंगे। तो संपूर्ण था 4 पाई r स्क्वायर, आधा ले रहे हैं तो 2 पाई r स्क्वायर। बात करें संपूर्ण की, तो संपूर्ण में क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर तो नीचे वाले का था इसका, और पाई r स्क्वायर ये हो गया ऊपर वाला वर्ग, दोनों को जोड़ो तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई r स्क्वायर। बात करें आयतन की, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r, 2/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। इसके बाद फिर आता है गोलीय कोश। क्या आता है, गोलीय कोश। इसके अंदर क्या होता है, देखो दो गोले दिए हैं, खोखला गेंद दे देगा या फिर खोखली पाइप आपके पास गोला दे दिया, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास धातु से बना हुआ एक खोखला गोला है, तो धातु का आयतन ज्ञात कीजिए, ये पूछेगा आपको धातु का आयतन। तो ये हमारे पास क्या है, R2, और ये हमारे पास R1, बड़ी त्रिज्या को हमेशा R1 मानते हैं और छोटे को R2। तो इसका आयतन कैसे निकालोगे, 4/3 पाई R1 की क्यूब माइनस R2 की क्यूब, यानी बड़े गोले का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे गोले का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसके लिए हमने एक साथ ही लिखा 4/3 पाई R1 की क्यूब माइनस R2 की क्यूब। ये था भाई आपका सबसे पहले त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित सूत्र। अभी तक हमने क्या किए, सूत्र। कल हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका पटवार एवं रीड से संबंधित ही होगा। तो आप क्वेश्चनों को करने से पहले कंप्लीट फॉर्मूले याद कर लेना। फॉर्मूले अगर आप लोगों को याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से होंगे, और क्वेश्चन आपको बहुत एक ट्रिकली बेस पे समझाया जाएगा। धन्यवाद।